हाँ, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? मैं अर्पण कुमार से पूछता हूँ। यहाँ पर जो था उसको दबाएंगे। जन सुलभ ये लाइव नाउ आ गया, बस अब कुछ नहीं करना। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? नहीं आ रहा। हाय बच्चों, हाँ आ रही है आवाज़? चलिए, मैं निश्चिंत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार करती हूँ। तारावती मीना जी नमस्कार, कह रही है कि आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अदिति कह रही हैं आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अर्पण जी, महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, आप भी कह रहे हैं। तो सबको नमस्कार। और आप सबको पता है, आज अर्पण कुमार जी ने, या कहूँ कि जन सुलभ पुस्तकालय के सौजन्य से मुझे रचनाकार का पहला उपन्यास इस श्रृंखला के अंतर्गत मेरे उपन्यास मेरे संधि पत्र पर बोलने के लिए यहाँ आई हूँ। महेंद्र प्रसाद जी नमस्कार। प्रभात मिलिंद जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर तक आप लोगों से बात करूँगी और एक बार जब मैं शुरू कर दूँगी, सुधा, बहुत अच्छा लग रहा है, सुधा अरोरा जी आ गई हैं, क्योंकि सुधा तो उस समय की प्रत्यक्षदर्शी और साक्षी हैं इस उपन्यास को लेकर के। मैं शुरू कर ही देती हूँ क्योंकि समय हो गया है, और इस उपन्यास को लेकर शुरू करूँगी तो बहुत कुछ नेपथ्य और बहुत कुछ संदर्भ इसके साथ जुड़े होंगे, क्योंकि बिना उन संदर्भों के मैं उपन्यास पर आ नहीं पाऊँगी। प्रणाम तारावती जी, मीरा मिश्रा जी, सबको नमस्कार करती हूँ। और जो लोग भी, जितने लोग भी आ गए हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। और कहानी तो लंबी है, क्योंकि मुझे 50 साल पहले, आप सोचिए 44 साल पहले से कहानी शुरू करनी है। सुधा कह रही है कि मेरे संधि पत्र सुनना सुखद है। बहुत अच्छा लग रहा है सुधा, क्योंकि उस समय की हमारी साथी हैं आप। और आपकी जब पहली रचना सुधा जी की आई थी तो मैंने धर्मयुग में पढ़ी थी, तो हम एक दूसरे की रचनाओं के माध्यम से बहुत करीब थे। और ये उपन्यास मैं शुरू करूंगी जब बात, तो उसके साथ साथ उसके पहले मुझे थोड़ा सा अपने लेखन से शुरू करना होगा और थोड़ी सी वो बातें दोहरानी होंगी, क्योंकि हर मंच पर थोड़े न थोड़े जो हमारे पाठक और जो दर्शक श्रोता होते हैं थोड़े अलग होते हैं, सबको वो बातें नहीं पता होती हैं। तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ, तब तक जहाँ से मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो जैसे सभी रचनाकार होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बातें बहुत 2-3 मिनट में अपने लेखन यात्रा की शुरुआत से आप लोगों को बता दूंगी। और उस लेखन यात्रा की शुरुआत में कहाँ से ये मेरे संधि पत्र कैसे जुड़ता है, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसकी। उषा जी नमस्कार। आप लोग उस समय के कुछ लोग जुड़ रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं लग रहा है।
तो मैं शुरू कर देती हूँ कि जैसे ज़्यादातर लेखक रचनाकार करते हैं, मैंने भी बहुत बचपन से लिखना शुरू किया था। वाराणसी में थी और वाराणसी में मेरी ऐसे ही एक दिन, लोग पूछते हैं, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है हम सभी रचनाकारों से कि आपकी प्रेरणा क्या है, आपने कैसे लिखना शुरू किया, आपकी लेखन यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। तो लेखन यात्रा कोई एक ख़ास मुहूर्त तय करके नहीं शुरू हो जाती है, बस घर में हम जो कुछ देखते सुनते रहते हैं, चारों तरफ का वातावरण जो रहता है, तो मेरे यहाँ का वातावरण ऐसा ही था। कोई बड़ा लेखक, कोई रचनाकार, किसी का आना जाना नहीं होता था, कोई साहित्यकार किस्म के लोगों से हमारी नहीं थी। मेरे नाना, आप लोग कुछ बहुत पिछले जाएंगे तो लाला भगवान दीन जी अवश्य इसके फोर फादर्स में, पूर्वजों में रहे हैं। हिंदी के और संस्कृत की बहुत सी टीकाएँ रही हैं उनकी, लेकिन वो बहुत पुराना ज़माना था। मैं छोटी थी, उस समय तक कोई नहीं थे। बस घर में ये पुरानी चौपाइयाँ, ये दोहे, कवित, सवैये, सुदामा चरित सब चलता था और लोग एक दूसरे मतलब सुनाया करते थे। माँ बाप घर में। अच्छा, बड़ी बहन भी थोड़ी बहुत शौकिया लिखती थी, पिता लिखते थे, ये मैं बता चुकी हूँ। और पिता की एक पंक्ति, आज गणतंत्र दिवस है, मैं ये अवश्य दोहराऊंगी कि जब स्वाधीनता मिली थी उस समय मेरे पिता ने लिखा था, वीर प्रताप सिंह उनका नाम था, कि तिरंगे के लिए लिखा था कि ये फहरे हिंद से लेकर अटल कैलाश तक फहरे, जिए तो वीर सर पे और मरे तो लाश पर फहरे। और स्वाधीनता जब मिली थी तो उन्होंने लिखा था, उठो हिंद वालों हुआ है सवेरा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत शौकिया और आपस में कहीं सुनी जाती थी। शायद इसी का असर था, इसी का प्रभाव था कि एक दिन शाम को जब साथी बच्चे चले गए और अकेले घूमते घूमते मेरे अंदर एक अजीब सी रोशनी, बड़ी अलग तरह का उजाला सा, अच्छा सा महसूस हुआ। और मैंने देखा कि आपसे आप मैं कुछ पंक्तियाँ जोड़ रही हूँ। कविता उन्हें नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ जुड़ रही थी और उसे मैंने बांसुरी शीर्षक बाद में नाम दिया था। और उसके बाद ऐसे ही चल रहा है घर में, कभी कोई कुछ लिख दे रहा है, कभी कोई कुछ, लेकिन ज़रा भी महत्वाकांक्षा, छपाना, छपना, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन कक्षा 7 में आकर के, 7 में आकर के मैंने 7वीं में मुझसे कहानी लिखने के लिए क्लास में कहा गया, तो मैंने क्षमादान कहानी लिखी। वो कहानी थी। उसके बाद चूँकि जब एक बार शुरुआत हो जाती है तो हम लिखे बिना रह नहीं सकते हैं, तो मैं कुछ ऐसे ही तुकबंदी चलती थी। और तभी मैंने आज समाचार पत्र को देखा था। आज उत्तर भारत का वाराणसी से प्रकाशित होने वाला बहुत ही सम्मानित समाचार पत्र था। तो उसकी बाबा जी की बाल संसद से मैंने उसमें कविता भेजनी शुरू की। और आज मैं प्रणाम करती हूँ अपने उन आज के साहित्य परिशिष्ट के संपादक भैया जी बनारसी मोहनलाल गुप्त को। बहुत शालीन व्यक्तित्व, और उन्होंने मुझ बच्ची को बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत स्नेह दिया। अलका आ गई हैं। अलका, आप लोगों की जानी बुझी बातें दोहरा रही हूँ कि किस तरह मैंने आज में अपनी शुरुआती कविताएं भेजी और वो उसमें प्रकाशित होने लगी। लेकिन बहुत जल्दी, तब तक मैं 12वीं में आ गई थी, 12वीं और BA प्रथम वर्ष में। तो मैंने देखा कि दादा ने मेरी कविताएं और मेरी कहानियाँ वयस्क पृष्ठों पर भी प्रकाशित करनी शुरू कर दी थी। तो सब मिलाकर आज बस मेरी सीमा आज थी, और आज में मैं यूं ही लिखती रहती थी, कविता कहानियाँ प्रकाशित होती रहती थी। और इसके बाद जैसे उस समय की हर लड़की का भाग्य होता है, BA किया, MA किया, PhD के लिए, शोध के लिए मैंने अपने आप को BHU में अपने को एनरोल किया। और उसके साथ ही विवाह हो गया। पति
नाविक थे इसमें मर्चेंट नेवी में। तो मैंने पीएचडी की थीसिस सबमिट की और पति के साथ ये यात्राएं की, जल यात्राएं की मैंने, और लगभग आधी दुनिया उस समय मैंने घूम ली थी। जब लोग पूछते हैं मीनाधर द्विवेदी जी नमस्कार, मैं अभी बस मैं अपने पहले उपन्यास का संदर्भ दे रही हूँ, तो नमस्कार। तो वो करने के बाद तुरंत मेरे पति ने किनारे की नौकरी ले ली और जहाज की नौकरी छोड़ दी। किनारे की नौकरी में पूरा मल्टीनेशनल कंपनी थी, और जो हम आज देख रहे हैं उसकी शुरुआत आज से 40-45 वर्ष पहले मैंने छोटे से शहर अलीगढ़ में देख ली थी। और उस समय की बात है कि जब मेरा लिखना पढ़ना पूरी तरह छूट गया था 7-8 वर्षों तक। मैं बहुत खुश थी अपने पति, परिवार, बच्चों के साथ। मैंने कभी बहुत ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं पाली थी, बस मन में बहुत एक ज़रूरत होती है हर साहित्यकार की, रचनाकार की, जब लगती है तो हम कहीं ना कहीं कुछ लिख दिया करते हैं। तो आप सबको पता है कि ऐसे ही मैंने एक प्रतिक्रिया लिख दी थी सारिका में प्रकाशित एक कहानी की, और वो प्रतिक्रिया गई कमलेश्वर जी के पास भेज दी थी। कमलेश्वर जी ने वो प्रतिक्रिया पढ़ी और उसके बाद एक ऐसा पत्र मुझे भेजा जिस पत्र की वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ अपने पहले उपन्यास पर बात कर रही हूँ। कमलेश्वर जी ने लिखा था कि आपकी इस प्रतिक्रिया को देखकर, इस रचना को देखकर मुझे लगा कि यदि आप नियमित रूप से लिखें तो आपको कुछ, आपसे हिंदी को कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती हैं। पूर्णिमा जी नमस्कार, मैं अभी मेरे संधिपत्र उपन्यास पर आने वाली हूँ और बिल्कुल उसका संदर्भ बता रही हूँ। कमलेश्वर जी का वो पत्र था और मेरी कलम ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लिखा था कि आप कुछ लिखिए और मुझे पढ़ने के लिए भिजवाइए। मैंने जितनी भी यहाँ वहाँ आधी अधूरी चीज़ें थीं वो मैंने अपनी निकालनी शुरू की, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ सारी पत्रिकाएं लेती थी। एक गृहिणी थी, 3 बच्चों की माँ थी, पत्नी थी, और सारी धर्मयुग, सारिका, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारी पत्रिकाएं लेती थी और खूब आराम से पढ़ती रहती थी। उसी की प्रतिक्रिया उसमें से एक कहानी की भेजी थी। वो तलाश के मैंने एक कहानी, जो कहते हैं आधे हल्के आधे गाढ़े इंक से, अपनी बहुत ख़राब राइटिंग में भेजी थी और कमलेश्वर जी ने उसको स्वीकृत कर ली थी वो कहानी। उस कहानी का नाम था जीजी। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी पहली कहानी मेरी उन जीजी के नाम से आई जिन्होंने मुझे कहानी का ज्ञान दिया। कहानी जो मुझे कालजयी कहानियाँ पढ़ कर सुनाया करती थी, शायद उसका भी असर था ये। तो सारिका 72 के अक्टूबर अंक में मेरी कहानी जीजी, पहली कहानी जीजी आई। कुसुम भट्ट जी नमस्कार। अब आप सोचिए, अक्टूबर में पहली कहानी जीजी आ रही है, 3 महीने बाद सारिका में ही गौरा गुणवंती, इन दोनों कहानियाँ साथ साथ लिखी गई थी आज से 43 वर्ष पूर्व। फिर गौरा गुणवंती आ रही है, उसके साथ ही धर्मयुग में, क्योंकि आत्मविश्वास आ गया था, रास्ता दिखा दिया गया था कि ये है तुम्हारा रास्ता, हम हैं यहाँ तुम्हें स्पेस देने के लिए, लेकिन तुम हमारे स्तर का लिखो। मैंने धर्मयुग में व्यंग्य भी भेज दिया था, तो कहानी सारिका में, व्यंग्य धर्मयुग में, और बहुत जल्दी धर्मयुग में भी कहानी आ गई अविभाज्य, धर्मयुग की पहली कहानी। जब मैंने अभी इस जनसुलभ लाइब्रेरी और अर्पण कुमार जी का ये अपने फेसबुक में डाला था, तो एक पाठिका ने बहुत सुंदर लिखा, वंदना जी नमस्कार, बड़ा अच्छा लग रहा है आप आ गई। तो अभी फेसबुक में किसी ने कल ही लिखा कि दीदी आपकी वो धर्मयुग में प्रकाशित पहली कहानी अविभाज्य ने
मेरे अंदर बिल्कुल एक भूचाल ला दिया था और अभी तक वो कहानी नहीं भूली है। आप सोचिए ज़रा, राधा कृष्णन जी नमस्कार, आप सोचिए ज़रा, एक रचनाकार के लिए इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा सम्मान कोई हो सकता है कि 44 साल पुरानी कहानी धर्मयुग की पढ़ी हुई और कोई मुझे कल लिख रही है कि दीदी उस कहानी ने मेरे अंदर भूचाल ला दिया था। तो धर्मयुग में अविभाज्य आई और इसी दौरान अंजू जी नमस्कार, रेबिका जी नमस्कार। तो ये इतना हो गया, मतलब समझिए 72 के अक्टूबर से करीब पौने 3 वर्ष बीते थे और इसी बीच में मैंने कब कैसे अनायास ये उपन्यास अपना पहला लिख डाला। क्योंकि मैंने कल देखा अर्पण जी के कहने पर, तो धर्मयुग में मेरी आखिरी लंबी कहानी आई थी रेस। अर्चू बोरकर जी नमस्कार। तो कहानी आई थी रेस, जो बहुत चर्चित हुई थी उन दिनों और तुरंत ही वो टीवी पर भी उसका रूपांतरण आ गया था। लंबी कहानी थी, धर्मयुग प्रकाशित हुई थी। तो आप ये समझिए कि 75 के सितंबर में रेस कहानी आई धर्मयुग में, और रेस तब तक हम यहाँ आ गए थे बॉम्बे। अभी तक हम अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में ही मैंने रेस लिखी थी। लोग समझते हैं कि मैंने बम्बई में आकर के बम्बई के जीवन पर रेस लिखी। अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में ही, चूंकि मुझे मल्टीनेशनल का, कारपोरेट का वो मैं देख रही थी उस सारे माहौल को, इसलिए मैंने वो कहानी वहीं पर लिखी थी। तो वो उसके बाद इसी दौरान मैंने कब मेरे संधि पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, ये मुझे खुद भी, और नहीं सोचा था, कोई योजना नहीं कि मैं कोई उपन्यास लिखने जा रही हूँ, कि मैं ये क्या होगा मुझे नहीं मालूम। बस एक स्त्री को लेकर जो मैं बहुत सोचती थी, और मैंने जो स्त्रियां देखी थी, वो आपको रेस कहानी याद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है पूर्णिमा जी। तो मैं नई लेखिका, नए रचनाकार इतना सोचते नहीं हैं, उनके अंदर इतना कुछ रहता है, इतना कुछ रहता है कि उनको ले आउट चाहिए, उनको निकालना है। इसी से मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं कविता से हटकर, मुझे लगा कि कविता मुझे नहीं संभाल पा रही है कविता में। और दूसरी चीज़, जितनी प्रभावी और जितनी निरायास कहानियाँ हो रही हैं, उतनी कविता नहीं हो पा रही है। कविता मुझे नहीं संभाल पा रही, कहानियाँ मैं ज़्यादा सहज होकर लिख पा रही हूँ। कविता छूटती गई और कहानी मुझे अपनी गिरफ्त में लेती गई। इसी कहानी की तरह ही मेरे संधि पत्र शुरू किया था। कोई बड़ा उपन्यास जैसा लिखने की योजना नहीं थी। प्रसाद नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप आ गए। नरेश दुदानी जी बहुत अच्छा, आपके तो बहुत बहुत हम लोगों के ऊपर, हम लेखकों के ऊपर आपके उपकार हैं। आपने इतनी अच्छी पत्रिकाएं एकत्र करके संग्रह करके रखा है कि बड़ा श्रेय है आपको नरेश जी। तो मैं बता रही थी कि इस तरह मैंने अनायास लिखना शुरू कर दिया। तो पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी कुंडली बताऊंगी, बाद में इसकी कहानी बताऊंगी, क्योंकि इसकी कुंडली ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली होती है ना, कि ये राहु की दशा में पैदा होगा या ये शनि की दशा होगी और फिर शुक्र की दशा में अच्छा होगा। इतनी दिलचस्प, इतने घटनाक्रम से गुजरा हुआ मैं नहीं समझती कि हिंदी का कोई दूसरा उपन्यास होगा। हो तो अर्पण जी जरूर बुलाएं और उसकी बातें, वो घटनाक्रम, उसका नेपथ्य सुलभ कराएं। अब चलिए, अलीगढ़ में मैंने उपन्यास पूरा कर लिया। गोपाल कमल जी नमस्कार। उपन्यास पूरा किया, पति का स्थानांतरण हो गया मुंबई में, और मुंबई में आके, चूंकि मुंबई में आ गई हूँ और इतना मोटा उपन्यास ही लिखा है, तो बड़े संकोच के साथ धर्मयुग कार्यालय में, क्योंकि बस प्रकाशित ही हो रही थी, समझ नहीं थी, तो बस धर्मयुग, सारिका, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और बम्बई में आ गई, ले गई। भारती जी के सामने की हिम्मत नहीं थी, भारती जी के सामने जाने की तो हिम्मत ही नहीं थी। मनमोहन सरल जी को
सहायक संपादक थे, अभी तक मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सरल जी जहाँ हो, अभी मुंबई में ही हैं, कि सरल जी को देकर आ गई। सरल जी ने कहा देखूंगा मैं, और अंतिम निर्णय डॉक्टर साहब करेंगे, भारती जी। सरल जी ने मुझसे कहा कि मुझे उपन्यास बहुत अच्छा लगा आपका। एक 3 साल की लेखिका जिसे सिर्फ 3 वर्ष हुए लिखते, लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर साहब करेंगे और जाइए मिल लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगी, मैं और भारती जी से मैं मिलके क्या करूंगी। फिर बुलावा आया धर्मयुग से। भारती जी की आंखें बहुत वात्सल्यमयी होती थी। कई बार कह चुकी हूँ, बार बार वो कहने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रही हूँ कि बड़ा अच्छा लग रहा है नरेश जी कि उन्होंने, भारती जी ने इसके बाद कहा, अपने काले चश्मे की आंखों के पीछे से बहुत ममतामयी वत्सल मुस्कुराहट के साथ, और पाइप रहता था हमेशा उनके हाथ में, कि आपका, जैसे मैं कितने धड़कते मन से मैं सुन रही थी वो, कि धड़कते हृदय से कि क्या कहते हैं, क्या निर्णय होता है इनका। और भारती जी ने कहा कि आपका उपन्यास मुझे अच्छा लगा, आपने इसमें सौतेली बेटियों और माँ के संबंधों को जिस तरह दिखाया है और स्त्री को जिस तरह आपने परिभाषित किया है, वो मुझे अच्छा लगा। मैं इसे धर्मयुग में धारावाहिक दे दूंगा, और वो आप समझ लीजिए कि मेरे लिए खुल्या सिमसिम की तरह अविश्वसनीय, अकल्पनीय, रोमांचित कर देने वाला क्षण था। मैंने हाथ जोड़ा और आ गई। फिर पहला अंक आया, मुझे मालूम है सब। अब इसके बाद तो ये 12 किश्तों में धर्मयुग में प्रकाशित हुआ। ये पहला अंक करीब 5 सितंबर 76, मुझे कुछ भी याद नहीं था, आज पता चला पूछ करके। तो इस तरह प्रकाशित हुआ और 12 किश्तों में चला ये। और मुझे खुशी इस बात की थी कि उस समय के बड़े अच्छे इलस्ट्रेटर थे कवडी, प्रभाशंकर कवडी। तो प्रभाशंकर कवडी के इलस्ट्रेशंस हुआ करते थे, और उसमें छोटी सी, थोड़े से लोग, नायिका एक लड़की शिवा, और अभी कहानी बताऊंगी आपको, विनीता जी नमस्कार। और वो एक कहानी अभी अभी बताऊंगी, पर इतना बता दूं पहले कि 12 किश्तों में आ गया। और जब उपन्यास धर्मयुग में प्रकाशित हो रहा है, उसी दौरान मुझे प्रकाशकों के पत्र आ रहे हैं उसे पुस्तकाकार प्रकाशित करने के लिए। कोई मुझे बताने वाला नहीं था, और ये सब हो रहा था। मेरी कहानियाँ धर्मयुग सारिका में, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो रही थी, लेकिन मैं घर की घर में थी। वैसे ही बच्चों को होमवर्क करा रही थी, वैसे ही बच्चों को फर्स्ट आए हमारे बच्चे वो देख रही थी, और कहानियाँ आ रही हैं और पाठक पढ़ रहे हैं। जया आनंद, बहुत बहुत आशीर्वाद आ गई आप। तो बस मेरा ध्यान अपने बच्चों में, घर में लगा है, और बीच बीच में कहानियाँ निर्झर की तरह निकली जा रही, निसर्ग धारा की तरह। तो 12 किश्तों में आ गया उपन्यास, और उसके साथ ही दिल्ली के बहुत अच्छे श्री कृष्णलाल जी थे। श्री कृष्ण जी पराग प्रकाशन से, बहुत सुंदर। काश कि वो पहला आवरण मुझे मिल पाता मेरे संधि पत्र का। वो आ गया उपन्यास। आप सोचिए, मैंने ये उपन्यास किसी को नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि इतने असाहित्यिक, मैं कहती हूँ लोहे लक्कड़ वालों का घर था, सारे घर में इंजीनियर ये सब भरे, उनको कि तुम लिखो भी और सबको भेजो भी, ये भी कोई बात हुई? तुमने लिख दिया, अब जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। मैं भी संकोच से, हाँ ठीक है। जबकि कभी पत्रिकाएं पढ़ के मुझे लगता था कि हाँ भाई थोड़ा कुछ लोगों के पास भेजना चाहिए, नहीं, संकोच, बहुत बड़ा संकोच, कि अपनी चीज़ इतनी अच्छी थोड़ी ना है कि हम सबको भेजें कि आप पढ़िए आप पढ़िए। नहीं, कोई किसी के पास नहीं गया। और उसके बाद प्रकाशक ने मुझे सूचना दी। सोचिए, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन प्रकाशक ने मुझे लिखा
कि 1 वर्ष के अंदर अंदर इसका पहला संस्करण समाप्त हो गया है और मैं बहुत जल्दी इसका दूसरा संस्करण निकालूंगा। मैं खुश हूँ, ठीक है, निकालिए। अब यहाँ से और राहु और शनि की दशा इस उपन्यास की प्रारंभ हो जाती है। और आपको मैं बताऊं कि उसके बाद ही प्रकाशक पराग प्रकाशन के जो थे श्री कृष्ण जी, उनको इतनी घरेलू समस्याएं, इतनी पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं आई कि उन्होंने इस उपन्यास को और अगला संस्करण, और मैं निश्चिंत हूँ, मुझे अपने उपन्यास का अगला संस्करण कब आ रहा है इसकी चिंता नहीं थी, बल्कि इसकी चिंता ज़्यादा थी कि मेरे बच्चे इस बार तिमाही छमाही में फर्स्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अंत में खिंचता गया उपन्यास का अगला संस्करण नहीं आया। बहुत दिनों बाद जैसे मैं थोड़ी हुई, लोगों ने पूछना शुरू किया, लोग पूछते थे, लोग मुझे फ़ोन तो उस समय उतना नहीं था, पत्र लिख करके कि वो उपन्यास कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि धर्मयुग के माध्यम से, शीर्षस्थ पत्र होने के माध्यम से, साप्ताहिक होने की वजह से ये उपन्यास घर घर पहुंच गया था। और उस धर्मयुग में प्रकाशित होते समय इसकी जो अब मुझे जो लोगों से और उस समय जो प्रतिक्रिया मिलती है, घर घर में मैं सिर्फ मेरे संधि पत्र की लेखिका, रेस वगैरह सब अपनी जगह थी, चर्चित कहानियाँ, लेकिन मेरे संधि पत्र की लेखिका सूर्यबाला, मेरे संधि पत्र की लेखिका, और मेरा संधि पत्र बाजार से गायब है, प्रकाशन से गायब है। ये सिर्फ मेरे पाठक थे जिन्होंने इस उपन्यास को कभी भुलाया नहीं। किसी समीक्षक ने समीक्षा नहीं लिखी, सारे नए रचनाकारों, लेखकों तक ये बात जानी चाहिए कि किसी समीक्षक ने समीक्षा नहीं लिखी थी, किसी ने खाली पाठकों ने, धर्मयुग पत्र था। और आदरणीय भारती जी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि ये घर घर में पहुँच गया था और लोग इसको एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे तक पहुँचा रहे थे। बहुत दिनों बाद इसको लिया नेशनल पब्लिशिंग हाउस, वो भी बहुत अच्छा प्रकाशक, बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य कि वहाँ से भी ये पेपर बैक में भी प्रकाशित हुआ और हार्ड बाउंड में भी प्रकाशित हुआ। प्रमोद परनवाल जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उनका भी सर्कुलेशन और उनकी भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, दो भाइयों के बीच में पारिवारिक जो भी जितने मनस और जितने भी कुछ थे समस्याएं, उसकी वजह से उपन्यास, अक्सर लोग, अब तक तो फ़ोन आ गया था और सब हो गया था, लोग अक्सर मुझसे कहते कि ये उपन्यास आपका कहाँ मिलेगा, ये उपन्यास क्यों नहीं मिलता है। पार्वती जी नमस्कार। हाँ, तो लोग पूछ रहे हैं लेखिका से, पर लेखिका परवश है और लेखिका के पास इतना नहीं है कि वो जगह जगह, प्रकाशकों को इतना समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे लिखना इतना अच्छा लगता था कि मुझे इतना समय नहीं था कि मैं बार बार इस प्रकाशक उस प्रकाशक के पूछूं कि ये कृति यहाँ है, कहाँ छपेगी। और प्रतिक्रिया तो आपको बता दी मैंने कि जब इसको करने के लिए भी चाहे राजेंद्र यादव हो, चाहे भारती जी हो, मतलब कितने लोगों ने मुझे इस उपन्यास को पढ़ने के बाद इतनी मार्मिक प्रतिक्रियाएं दी, इतनी मार्मिक कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं इस उपन्यास की कहानी आपको थोड़ी सी बता करके और उपन्यास का एक पहला अंश पढ़ के सुनाती हूँ। तो पहली ये कहानी सिर्फ इतनी है कि एक बहुत ही, पूर्णिमा शर्मा जी नमस्कार, कहानी यही है, एक बड़ी मेधावी और बड़ी ही कुशाग्र, संवेदनशील, क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाली, हर डिबेट में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, हर चीज़ में पुरस्कार पाने वाली और बहुत ही सीधी, शालीन, निम्न मध्य वर्ग की रेणुका जी नमस्कार। वो एक लड़की है, उसका नाम है शिवा, और क्लास में, स्कूल में बहुत ज़्यादा लोग उसको प्यार करते हैं, लेकिन पिता बहुत ही ज़्यादा
निम्न मध्यवर्गीय अभावग्रस्त घर की है और अचानक उसका विवाह हो जाता है एक उस शहर के बड़े संपन्न घर में, रायजादा घराने में विवाह होता है। और वो मतलब लोगों में खुशहाली मच जाती है कि ये इसका सुख सौभाग्य छप्पर फाड़ के बरसा है कि शिवा का विवाह रायजादा फैमिली में हो रहा है, जा रही है, राजरानी बनकर जा रही है। और शिवा राजरानी बनकर जहाँ गई है वो रायजादा साहब की पहली पत्नी नहीं रही हैं और उनकी 2 छोटी बच्चियाँ हैं। यहाँ से ही सौतेली माँ और 2 छोटी बच्चियाँ, 2 छोटी बच्चियाँ 2 अलग तरह की हैं। एक बहुत सीधी सी शालीन सी शिवा जैसी है और दूसरी खूब चुलबुली, खूब विद्रोही, खूब आक्रामक। मतलब स्त्री के दोनों पक्ष मैंने उसमें दिखा दिए। और शिवा बिल्कुल, चूँकि उस समय तो सवाल ही नहीं था ना किसी लड़की का, और ऐसे भी बहुत बड़े घर में। लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर गरीब और अमीर की बात नहीं थी। इस पूरे उपन्यास में मैंने दिखाया ये है कि पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल मैटर नहीं करता है, उतना मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता जितना कि मानसिक स्तर का अंतर। क्योंकि शिवा बहुत कुशाग्र, बहुत संवेदनशील, बहुत ही उस तरह की लड़की थी। और रायजादा साहब बहुत अच्छे खलनायक, मैंने पहले भी कहा है खलनायक कभी नहीं होते मेरी कहानियों में, परिस्थितियां खलनायक। रायजादा साहब बहुत अच्छे व्यक्ति, सीधे सादे, सिंपलटन। उनका दूर दूर तक ये सब मानसिक संवेदनाओं से और सेंसिटिविटी से और भावुकता से इससे उनको कुछ लेना देना नहीं था। वो पेट्रोल पंप के मालिक थे, अपना बिजनेस देखते थे, अपना घर देखते थे। अच्छा, अब आपको मैं ज़रूर सुनाती हूँ कि जब ये उपन्यास प्रारंभ कैसे होता है और क्यों मेरे पाठकों ने इसको इस तरह से अपनी उसमें ले लिया। ये मैं इसका पहला वो सुनाती हूँ आपको। अच्छा, ये उपन्यास को मैंने तीन उसमें विभाजित किया है। बड़ी लड़की का नाम ऋचा है, छोटी बच्ची ऋचा, रिंकी, और बाद में स्वयं शिवा को एक बच्ची होती है, उस बच्ची का नाम रत्ना है। रत्ना क्यों है ये भी बाद में, ये भी एक रहस्य है, क्योंकि विवाह के बाद, और शिवा बहुत ही समर्पित है इस परिवार के लिए, क्योंकि इस परिवार ने उसके ऊपर बहुत, इस परिवार का बहुत उसके ऊपर श्रेय है। ये परिवार उसको ले आया है और इस परिवार में कोई उसे कुछ नहीं कहता, सब उसको सेठानी माँ है, दादी वो रायजादा साहब की माँ, उनको सब सेठानी माँ कहते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि सब अच्छे हैं। आपको यहाँ बता दूं बीच में कि राजेंद्र यादव जी ने जब ये उपन्यास पढ़ा था तो मुझे पत्र में बहुत अच्छे पंक्तियाँ लिखी थी। पत्र मैंने कोई ठीक से कभी रखे ही नहीं, लेकिन अंतिम एक वाक्य उन्होंने ये लिखा था कि बहुत अच्छा लगा 3 वर्ष की लेखिका का ये उपक्रम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपके इस उपन्यास में हर पात्र इतना गुडी क्यों है, नौकर नौकरानी तक। क्या जीवन में ऐसा हो सकता है? ये राजेंद्र जी की पंक्तियां हैं, राजेंद्र यादव जी की। और मैंने उनको लिखा था कि राजेंद्र जी, मैंने अपने जीवन में इससे भी ज़्यादा गुडी, इससे भी ज़्यादा अच्छे चरित्रों से मैं मिली हूँ, इतने अच्छे लोगों से। उन्हें अगर मैं साहित्य में उतारूंगी तो लोग समझेंगे कि मैं असंभव चरित्रों को उतार रही हूँ। तो इसी जीवन में सब कुछ संभव है। रमेश आर्य जी बीच में दिखा के आप देख रहे हैं। नमस्कार। तो अब मैं आपको वहाँ से बताती हूँ
कि आप कल्पना करिए कि शिवा रायजादा साहब से विवाह हो गया है और वो कार में ससुराल की हवेली है उनकी के दरवाजे पर आ रही है और दोनों छोटी बच्चियों से कहा गया है कि मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही। शायद शुरुआत से इसीलिए इस उपन्यास ने पाठकों को इतना बांधा। ये बता दूं आपको बीच में अभी कि उपन्यास अब पिछले वर्ष राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है और राजकमल ने इसकी बहुत सुंदर वो बनाई है। ये मुझे अशोक माहेश्वरी जी ने कहा कि मैंने बहुत अच्छे आर्टिस्ट को बुला के हमने आपका ये इसका आवरण बनवाया है। तो मैं पहला अंश पढ़ रही हूँ। पहला अंश शुरू हुआ है ऋचा से, ऋचा मेरी क्षणिकाएं। दूसरा अंश है रिंकी मेरा विद्रोह और तीसरा अंश है शिवा मेरे संधि पत्र। ये पतला सा उपन्यास है, 127 पेज का, 127 प्रश्नों का। शंपा शाह जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप देख रही हैं। मैंने अपना उपन्यास शुरू नहीं किया, लेकिन आपको बीच में मैं ये बताऊंगी कि शंपा जी आपका यात्रा वर्णन अररिया का और जगन्नाथ जी का पढ़कर मैं विभोर हो गई और मैं आपको फ़ोन करने वाली थी। आप देख रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ज्योत्सना जी याद आ रही हैं। चलिए उपन्यास के पहले ऋचा से शुरुआत होती है। मैं पढ़ रही हूँ। विष्णु प्रताप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आशीर्वाद। ऋचा मेरी क्षणिकाएं। वो दिन मेरे शिशु संसार का महान पर्व था जब पहली बार मम्मी को देखा था। रंगीन लट्टुओं की रोशनी में कंदील सी झलमलाती हमारी हवेली के सामने इंग्लिश बैंड की कतारें आकर रुक गई थीं। अनार छूटे थे, बंदूकें दगी थीं और फूलों से सजी कार फाटक से होती हुई सदर दरवाजे तक आ गई थी। अंदर बाहर चहल पहल मच गई। मैं और रिंकी अपने लाल पीले साटन के कामदानी गरारे संभालते सीढ़ियां उतरते जाते थे। अध तोतली बोली में उचारते जाते थे, एक लय से, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। तब तक आया दौड़ कर आई, रिंकी को गोद में उठाकर और मुझे उंगली पकड़ा हुलसते हुए सीढ़ियां उतर गई। राजेंद्र भटनागर जी नमस्कार, आप आ गए। अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर। उषा जी भी, आपको भी, इसलिए। तो मैं और रिंकी एक में मम्मी आ गई, मम्मी आ गई कहते हुए नीचे उतर रहे थे। तब तक आया दौड़ कर आई, रिंकी को गोद में उठाकर और मुझे उंगली पकड़ा, हुलसते हुए वो सीढ़ियां उतर गई। मोतियों की झालर में उलझे एक सुकुमार से चेहरे को देख मैंने और रिंकी ने बारी बारी एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में पूछना चाहा, ये कैसी मम्मी? छोटी दुबली पतली दीदियों जैसी। सेठानी माँ हमें भाप गई थी। तभी मुस्कुराती हुई समझा रही थी, अभी थकी है ना मम्मी? हाँ हाँ, तुम्हें प्यार करेंगी, कहानी सुनाएंगी, पढ़ाएंगी, अच्छे अच्छे फ्रॉक सिलकर पहनाएंगी। फिर तो मम्मी ही हैं। हम दोनों ने चुपचाप सहमे सहमे ही एक दूसरे को सहमति जताई, मैंने और रिंकी ने। सेठानी माँ हमारी बलैया लेती कह रही थी, अब आफत है, ऋचा की मम्मी बुलाऊं कि रिंकी की? क्यों किशोरी, दोनों झगड़ा करेंगी। अच्छा, एक बारी ऋचा की मम्मी, एक बारी रिंकी की मम्मी। बर्तन धोने वाली बतसिया चिढ़ा रही थी हम दोनों को, एहे अब क्यों मिजाज मिलेंगे, नई नई मम्मी जो आ गई। किशोरी कह रही थी, मैं ले जाऊंगी रिंकी की मम्मी को अपने घर। आवाजों की भीड़ में
कुल एक ही शब्द धक्के पर धक्का खा रहा था, मम्मी मम्मी मम्मी। अभी थकी है मम्मी, आराम करने दो। रिंकी जाने कब चुपके चुपके दरवाजे की दरार से झांकी थी और यह देख के सबका शक पका गई थी कि ये मम्मी तो आराम न करके मोतियों की झालर आंखों से सटाए सिसक रही हैं। एकाएक उसे कुछ सूझा। हर बार जब रिंकी रोती है तो रिंकी के रोने के बाद किशोरी पहले उसका मुंह ही तो धुलवाती है। तो वो दबे पांव एक गिलास पानी लाई और धीमे धीमे डरती सी उनके पास पहुंची। बोली, तुम थक कर रो रही थी ना मम्मी? मैं दरार से झांक रही थी, लो मुंह धो लो। एक क्षण को उस चेहरे की करुणा उसे छू गई। सिर नीचा किए रिंकी अपने आप कह गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार करते थे मम्मी। एकाएक उन्होंने जोर से रिंकी को बाहों में भींच लिया, जैसे कोई बहुत पुरानी हमजोली मिल गई। उसके बालों पर हाथ फेर कर उसे चूमा। तब रिंकी भागती सी मेरे पास आई, कान के पास मुंह ला धीमे से बोली, रिचा चल, मम्मी प्यार करने को बुलाती हैं। इस बार मेरी उंगली पकड़े भागती सी विश्वस्त भाव से रिंकी आई और मुझे पीछे से आगे करती हुई उनसे बोली, मम्मी ये रिचा है, मुझसे 2 साल बड़ी। अचानक लगा मेरे बालों पर फिरती उनकी हथेली चौंक कर रुकी है। दरवाजे के पास सरसराहट, मतलब लोग दरवाजे से झांक रहे हैं ना, आहट ले रहे हैं, जैसे एक जोड़ी आंखें दरार से झांक रही हों। फिर जाने क्या हुआ, जैसे उन हथेलियों को इल्हाम हो गया कि तुम्हें इन बच्चियों के बालों पर ऐसे ही चलते रहना है। उस दिन से वे हमारी मम्मी हैं, मेरा मतलब रिचा की, रिंकी की, और बाद में जब रत्ना पैदा हुई इन मम्मी को, तो रत्ना की भी। रिंकी वैसी ही हठीली है, कभी कभी जिद पर अड़ जाती है तो कहती है, मम्मी जरा वो मोतियों वाली झालर पहनो ना। दुत मम्मी खिलखिलाती हैं, वो अब तुझे और रिचा को पहनाऊंगी। देखिए उसी उम्र में वो लड़की कह रही है। फिर ठहर जाती है, नहीं वो नहीं, वैसी ही दूसरी झालर बनाकर। उस दिन हम दोनों मम्मी की मनमानी चोटी गूंथ रहे थे, एक सफेद बाल। अरे अब तक एक रिंकी को भी दिखा, बस वो उछल उछल कर धूम मचाने लगी, मम्मी बुड्ढी, ओहो मम्मी बुड्ढी। मैं सहम गई, उसे डांटना चाहती थी, मम्मी को दुख होगा, ऐसे ना कहे, पर देखती क्या हूँ कि मम्मी एकाएक खुश होकर उसे चढ़ा रही हैं, रिंकी की मम्मी बुड्ढी, रिंकी की मम्मी बुड्ढी। रिंकी तो एकदम अवाक देखती रह गई, फिर चिढ़ती खींचती आकर मम्मी का मुंह बंद करने लगी। मम्मी की आंखें तभी भी हंसती रहीं, बहुत गहराई से। मम्मी का मुंह दबाती रिंकी को देखकर याद आया, एक बार उसने पापा को भी चिढ़ाया था जब वे खिजाब लगा रहे थे। पापा नाराजगी दबाकर साफ साफ खींचे थे, बस हो गया, जाओ बाहर खेलो। कुछ भी मजा नहीं आया था। रिंकी मुंह बना के बाहर चली गई थी। जाने क्यों रिंकी से ईर्ष्या होती है, जो मम्मी को इतना चिढ़ा हंसा लेती है। मैं सोच सोच कर रह जाती हूँ या कभी खुद ही संकोच कर जाती हूँ, पर आज तो मुझे भी मूड आ गया। पास जाकर रिंकी को तो बड़ी बहन की तरह डांटा और मम्मी की ओर सीरियस सा मुंह बनाकर मैं बोली, मम्मी पापा वाली खिजाब की शीशी लाऊं? हाँ हाँ, और अपने लिए नज़ले जुकाम की शर्तिया इलाज वाली दवा भी, मेडकी को जुकाम हो रहा है ना। मम्मी सचमुच खूब हंसी
हंसती चली गई एक पहेली छोड़कर। अपने स्टडी टेबल पर आकर मैं उसी पहेली को उलझी हूँ। हार्डी, डिकेंस और शेरिडन खुले पड़े हैं मेरे सामने और मैं फाइल पर पहेलियों की शक्ल की लाइनें खींचती। आखिर मम्मी इतनी खुश क्यों हो रही थी अपने सफ़ेद बाल देखकर। खींचकर मैं टेस्ट ऑफ द डबरविल लिए छत पर आ गई। मुंडेर से देखा, मम्मी अलगनी से कपड़े उतारती दूर फिरोजी आसमान में उड़ते ढेर के ढेर तोतों को देख रही हैं। खड़ी खड़ी ही जब तक वे ओझल नहीं हो जाते उनका पीछा करती रहती हैं। 1 2 3 झुंड, फिर कपड़े उतारने लगती हैं। जाने किस दिशा के तोते झुंड के झुंड सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज इसी तरह हमारे बगीचे और हवेली के ऊपर से उड़ते हैं और मम्मी उन्हें देखती रह जाती हैं। जाते जाते बहुत से तोते लाल गुड़हल का फूल अपने चोंच में दबाए। फिरोजी आसमान, मम्मी समाधि से उबरती हैं, चाय पीना भूल जाती हैं। वो भावुक लड़की है ना, रामकली जरा चाय गरम कर दे। रिंकी टोकती है, नहीं रामकली, अभी तो तोतों के 2-3 शिष्टमंडल और आने वाले हैं, उन्हें भी मम्मी को नाश्ता पानी करा लेने दो। मम्मी छलांग को गुड़हल सी लाल हो जाती हैं, पर उतनी ही त्वरा से खिलखिला उठती हैं। पकड़ तो इस चरखी को रामकली, पढ़ाई के बहाने मम्मी की पहरेदारी करती रहती है, आने दो पापा को। रिंकी हंसती हुई भागती है, पहरेदारी तो सभी करते हैं, आप तोतों की, मैं आपकी। हमेशा पाया है रिंकी मम्मी को ऊपर ऊपर गुदगुदाती है, मैं अंदर अंदर थाहाती हूँ। लेकिन हम दोनों ही शायद समझ चुके हैं कि वो गुदगुदाते गुदगुदाते थक जाएगी, मम्मी हंसते हंसते नहीं थकेंगी। दूसरी ओर मैं भी हर बार की तरह हमेशा थाहाते थाहाते थक जाऊंगी, लेकिन मम्मी की को का पा नहीं पा पाऊंगी, खाली हाथ ही वापस लौटूंगी। ये तो शुरुआत हुई और बाद में सारे फ्लैशबैक में चलते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और सुनाना चाहती हूँ कि पति का, रायजादा साहब का चरित्र दिखाने के लिए कि क्या कैसे है। उसके पहले एक है, ये बड़ा मार्मिक है और ये मेरे जीवन में घटा था। ये सुनाऊंगी आपको कि ये लड़कियां जब छोटी थीं तो कैसी मार्मिक चीज़ घट जाती है इनके बीच में। ऋचा का ही है, मेरी क्षणिकाओं का ही दूसरा एक अंश है। रिंकी की हंसी एक बार अपने ही वार से घायल हो चुकी है। घाव चाहे बाहर वालों को न दिखे हों, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी अंदर कोई गहरा निशान जरूर होगा उसके। 4th क्लास में थी, स्कूल का वार्षिकोत्सव था, कठपुतली में सीता बनी थी। सीमा दी ने रिंकी से 4 बनारसी साड़ियाँ लाने को कहा था। कल जरूर लेती आना, कहना सीमा दी ने मांगी हैं। इन सीमा दी ने मम्मी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया था, शिवा को। अब कॉन्वेंट में हिंदी टीचर थी। रिंकी निसंकोच फट से बोली, टीचर मम्मी देती नहीं, किसी ने भी मांगी हूं। वाह री मम्मी, सीमा दी को शायद मम्मी का पढ़ना, स्कूल की वो स्टूडेंट थी, याद आ गया। सीमा दी को शायद अंदर से थोड़ा खला भी था। उनसे कहना, सीमा दी ने कहा है अभी तो मम्मी बनी भी नहीं और रोब इतना जमा रही हैं। तब तक रत्ना पैदा नहीं हुई थी। पास ही करेक्शन करती मिस रॉबिन्स ने चौंक कर सिर उठाया था स्टाफ रूम में। व्हाट? शी इज देयर स्टेप मदर, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अपॉर्चुनिटी मिलती तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। यू नो, हर पेरेंट्स वेर पुअर, दे कुडंट अफोर्ड। नाउ शी इज मैरिड टू अ मिलियनियर।
हिंदी वो इनकी सौतेली माँ है, बहुत ही अच्छी लड़की, अवसर मिलता तो बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन माँ बाप गरीब थे ना, बहुत ऊंची शिक्षा उनके वश की नहीं थी। अब वो एक लखपति की पत्नी है। व्हाट अ लक। मिस रॉबिन्स ने आगे जोड़ा था और फिर से कॉपियों पर आड़े तिरछे निशान खींचने लगी थी। ड्रामे वाली लड़कियों की भीड़ में मैं पीछे खड़ी थी, ये ऋचा कह रही है। ड्रामे वाली लड़कियों की प्रैक्टिस की भीड़ में मैं पीछे खड़ी थी। हीनता, आक्रोश और अभिमान से मेरी आंखें भर आई थीं। सीमा दी बहुत बहुत बुरी लगी थी मुझे, लेकिन रिंकी, छोटी रिंकी जोर जोर से हंसी थी। हाँ टीचर, यही बात कहूँगी जाके मम्मी से, ज़रूर कहूँगी। हाँ ज़रूर, जिद करके लाना 4 बनारसी साड़ियाँ। अच्छा, सीमा दी ने कहा था। रास्ते में उसने फिर यही बात छेड़ी तो मैंने उसे डांट दिया, घुमा फिरा के समझाया कि मैं मांग लूँगी, तू मम्मी से, रिंकी तू मम्मी से कुछ मत कहना। और ड्रामे में पिन लगा लगा कर साड़ियाँ खराब हो जाती हैं, ये भी समझाया कि मम्मी से जिद नहीं करना। मतलब तरह तरह से वो समझा रही है कि ये मम्मी से वो बात न कहे जो मम्मी की टीचर ने आज कहा है उससे। हम ही क्यों लाएं अकेली 4-4 साड़ियाँ रिंकी, है ना, तू मम्मी से कुछ मत कहना। लेकिन जो नहीं चाहती थी वही हुआ। घर आकर रिंकी ने साड़ियाँ मांगी, मम्मी ने फौरन मना कर दिया। अकेली तू 4-4 बनारसी साड़ियाँ पहनेगी, बहुत कीमती साड़ियाँ हैं, बस एक पुरानी वाली जो पिछले साल ले गई थी वही मिलेगी। रिंकी, सीमा दी नाराज होंगी तो क्या कहूँगी? कहना मम्मी नहीं देती बस। वाह वाह, रिंकी रटा रटाया वाक्य बोल गई। अभी असल में तो तू मम्मी हुई ही नहीं और इतना रोब झाड़ती हो। अवाक, हतप्रभ मम्मी ने एक क्षण को ढिठाई से मुस्कुराती रिंकी की ओर देखा था और दूसरे क्षण चटाक मम्मी का चांटा रिंकी की गाल पर पड़ा था और एक जबरदस्त शौक से, मतलब चांटा मारने के साथ ही जबरदस्त शौक से जड़ हुई मम्मी सफ़ेद फक चेहरा लिए स्वयं ही सहमी खड़ी थी। पापा बैठक से अंदर आ गए। क्या हुआ? उनके हाथ में अभी भी पेट्रोल पंप के हिसाब की कॉपी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मम्मी का दहशत भरा दयनीय चेहरा देखते ही पापा भाग पाए थे कि मम्मी से कुछ गलती हुई है। इस एहसास मात्र से पापा की आवाज़ और ज़्यादा दमदार हो गई। रिंकी क्यों रोई? मम्मी के होठ कांपे थे पर जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मेरा मन हाहाकार कर उठा था। कभी न बोलने वाली मैं ऋचा जल्दी से बोली थी, पापा रिंकी गंदी बात बोली थी मम्मी से। क्या? एक पल को मेरी आवाज़ फिर कांपी। कहती थी तू मेरी मम्मी नहीं। तो बस इसी पर मार दिया? पहले भी मारा है? उनकी आंखें फिर मम्मी पर जम गईं। नहीं, कभी नहीं पापा, मैं कांप कर रो पड़ी। इतनी जरा सी बात के लिए बच्ची को मार दिया? क्या झूठ कहती है? माँ होती तब न दर्द समझती। माँ का इतना सिखाना सब बेकार गया। अच्छा, आगे से खुद पर कंट्रोल करके रहना सीखो। 6 साल तो हो गए, सूखी की सूखी पड़ी हो। हिसाब की कॉपी लिए ही पापा कमरे से बाहर हो गए। चेहरे पर पूरा संतोष था, एक साथ 3 किले फतह कर लेने का। दूसरी पत्नी पर भरपूर रुआब, अपने बच्चों के साथ न्याय, मम्मी के प्रति अपना असंतोष। ऐसे गए जैसे पूरा हिसाब मिल गया हो बही का। सबसे बड़ी बात ये कि न उनके चेहरे पर क्रोध का आवेश था, न काम में डिस्टर्ब होने की खींच, और न रिंकी को चाटा मरने का दर्द ही। बस एक सपाट भाव से ऐसे मौक़ों पर जो कुछ घिसा पिटा कहा जाना चाहिए वो कहते हुए पापा चले गए थे। अब कमरे में एक और रिंकी थी, बेहद घबराई दयनीय सी। उसके गालों के आंसू सूख चुके थे। उसका हठीला चेहरा पश्चाताप से आर्द्र था। दूसरी ओर
मम्मी थी दीवार से टिकी, धीरे धीरे अपनी औकात में लौटती हुई। तीसरी ओर मैं अंदर अंदर मम्मी को मिले दंश और पीड़ा से अपनी बुद्धि भर छटपटाती हुई। कल्पना में रिंकी का चेहरा मासूम और दयनीय देख रही थी और पापा से मेरा एक बराबरी का विद्रोह चल रहा था, गुमसुम, बेआवाज, लेकिन बहुत बहुत उग्र। साहस करके आंखें उठाई। मम्मी जाने कब चली गई थी। भागकर मैं अंदर गई। मम्मी बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद निकली तो इस तरह जैसे हाथ मुंह पैर सब धोकर सुखाती हुई अलगनी से तौलिया उठाकर उतारते हुए उन्होंने एक बार आकाश की ओर देखा और जल्दी से किचन में घुस गईं। शाम का खाना क्या बनेगा बताने लगी। पनीर के कोफ्ते, तुरई और तले परवल, पापा और रिंकी की पसंद। मैं मम्मी के आसपास ही मंडरा रही थी। इशारे से मुझे पास बुलाया और पूछा, तू क्या खाएगी? सिर झुकाए झुकाए मम्मी का हाथ अपने हाथों से सहलाती मैंने कहा था, जो तुम खाओगी। मम्मी ने खींचकर मुझे अपने से लिपटा लिया, माथा चूमा, फिर बलात अपने को खींचती सी स्टोर में चली गई। जाने कहाँ कहाँ की बातें लेकर सबसे इधर उधर कुछ न कुछ कहती रहीं। महाराज, मसाले की शीशियाँ साफ़ कर लो। रामकली, बच्चों की फ्रॉक और साहब के पजामे में भी हल्का स्टार्च दे दिया करो। केशो, बाथरूम का सिंक गंदा हो रहा है, साफ़ कर दो। महाराज चुपचाप अदब से हामी भरते रहे। केशव दौड़कर विम लेकर सिंक रगड़ता रहा और दिनों की तरह न महाराज ने नए बाजार में आए पैक्ड मसालों की मम्मी से तारीफ की, न केशव ने दोबारा अपनी चाय गर्म करवाई। सब के सब अचानक चुप हो गए थे। आप कह रही हैं कि साइकोलॉजिस्ट की तरह लिखा है, तो ये था। आपको एक के बाद एक चरित्र का मतलब उसका कैरेक्टर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा पति का समझ में आया, थोड़ा सेठानी माँ का, और एक आपको, और मैं इसी साथ बताऊंगी कि एक बात है मैंने जो इस उपन्यास में दिखाना चाहा है, वो ये दिखाना चाहा है, ये बता दूं बीच में अभी कि ये उपन्यास, अरुणा जी नमस्कार, कि उस समय भी ये शायद स्त्री मुक्ति और ये सब की शुरुआत बहुत तेज़ी से हो रही थी, और इसके बीच में चूँकि मैं तो ये बाहर क्या चल रहा है ये सोचती नहीं, मेरे अंदर जो कुछ चलता है वही लिखती हूँ। तो शायद मैंने अपने जीवन में जो देखा था वो कुछ चीज़ें मैंने वो उसी तरह से लिखी थी जो मैंने बताया कि उपन्यास में मुख्य रूप से बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि ये तो शिवा, मतलब एक प्रतिक्रिया आई है कि समझौते ही करती चली आती है जीवन में, इसे विद्रोह करना क्यों नहीं आया। इसने स्थितियों से विद्रोह नहीं किया, और इसने, शिवा तो जीवन में समझौते करने वाली स्त्री थी, एक तरह से कह दें तो बिल्कुल समझौता परस्त, उसकी अपनी क्या थी इस तरह की। लेकिन ये मैं बताती हूँ साहित्य के सारे अध्येताओं से भी एक बड़ी बात कि कृति को, चरित्र को, कथा को किन किन दृष्टियों से पढ़ा जाना चाहिए। आप इस पूरे उपन्यास में देखेंगे तो पूरे उपन्यास में शिवा रायजादा परिवार के उपकारों के अंदर दबी हुई है। बहुत बड़ा श्रेय बड़े सम्मान से वो लाए हैं, बड़े सम्मान से उसे उस हवेली में रख रहे हैं। रायजादा भी है, जो अभी एक आध ऐसे सीन है जो मैंने आपको पढ़ के बताए, वरना बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कहीं फ़ायदा हुआ पेट्रोल पंप में तो उसको पूरे हार खरीद के लाते हैं, जाते हैं। ये दूसरी बात है कि शिवा की ज़रूरत हार नहीं है, शिवा की ज़रूरत कुछ और है। एक संवेदनशील लड़की, तो लोगों का ये कहना, अक्सर जो कहते हैं ना कौवा कान लिए उड़ा जा रहा है, उस पर बोल देंगे कि शिवा विद्रोह क्यों नहीं करती।
मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि शिवा विद्रोह किससे करे? भारती जी को जो चीज़ अच्छी लगी थी, राजेंद्र यादव को जो चीज़ अच्छी लगी थी, और अभी भी हमारी डॉक्टर चंद्रिका त्रिपाठी हैं, चित्रा देसाई हैं, वहाँ से, कि ये बहुत बड़े सामर्थ्य की बात है कि आपके सामने जो स्थितियां हैं, स्त्री उन स्थितियों से कैसे विवेकपूर्ण निर्णय लेती है। बहुत प्यार करने वाली सौतेली बच्चियां हैं जो उसके घर में हवेली में बैठने के साथ ही उसके आंसू पोंछने के लिए पानी लाकर देती हैं, अनायास। बहुत प्यार करने वाली सेठानी माँ है, लेकिन अगर उनका जीवन अलग है, उनकी सोच अलग है, तो आप वो किससे विद्रोह करें? क्या अपनी सोच क्या क्या बदलवाए? और शायद आप देखिए कि शिवा का यही चरित्र था, शिवा की यही संवेदना थी, जिसने कि अपने चारों तरफ इतनी सुंदर दुनिया, इतना सुंदर परिवार, जो भारती जी को बहुत पसंद आया था कि इससे पहले आप कभी सौतेली बेटियों और माँ के बीच इतना जुड़ाव, इतना संबंध। और दूसरी चीज, दूसरा तथ्य ये, कोई भी स्त्री अपने बच्चों के सामने, अगर वो जरा भी संवेदनशील है, तो अपने बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, समाज के सामने, दूसरों के सामने अपने पति को अपने से हीनतर होना या अपने से कमतर होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई पत्नी। पति बर्दाश्त करता है, पति डंके की चोट पर पत्नी को अपने से बहुत, वो कैसी भी वो करता है, उसके अंदर अलग सुपीरियरिटी बनाम इन्फीरियरिटी की कुंठाएं रहती हैं, लेकिन किसी शालीन या कैसी भी पत्नी को ये बड़ा बर्दाश्त नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नी खुद कुछ भी कह ले अपने पति को, लेकिन मजाल है कि जो बाहर का कोई पति को कह ले। तो शिवा को ये बर्दाश्त नहीं था कि ज्ञान में, संवेदना में और बौद्धिक वैचारिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर उससे हीन पति जो है, लेकिन बहुत धनवान पति और उसको प्यार करने वाला पति, वो समाज के बीच में कभी शिवा से कमतर आंका जाए। इसलिए शिवा ने हमेशा अपने आप को कमतर रखा, लेकिन लोग समझ जाते थे। पूरा उपन्यास इस तरह चलता है आपको। और शिवा, बच्चियां बड़ी होने के साथ समझती जाती हैं कि पापा को तो ये नहीं आता, मम्मी ये समझा देती है, पापा को तो इसका भी उत्तर नहीं आता, मम्मी ये भी बता देती है। और शिवा उसके तमाम एक्सक्यूजेस उसको बताती है कि पापा बिजी रहते हैं, पापा थक जाते हैं, पापा को नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए पापा ने उस समय नहीं बताया होगा, पापा थके हैं, आराम करते हैं, लाओ मैं बताती हूँ। ऐसा ही एक, तो इसलिए 2-3 चीज़ें हम आपको बताना चाहते थे कि विद्रोह करने का कोई आधार होना चाहिए, कोई आलंबन होना चाहिए। जो लोग आपके लिए आपका बहुत भला कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप कैसे आक्रामक हो सकते हैं? तो पागलपन होगा ज़्यादा, या जो भी हो। बहरहाल मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने कभी अपने आप को सही होने की वो नहीं दिया। अब शिवा कैसे कैसे अपने पति को मतलब बच्चियों के मन में, पिता अपने हैं, माँ सौतेली है, लेकिन बच्चियों के मन में पिता की रिस्पेक्ट। हुनराज जी, बलवानी जी नमस्कार, अच्छा लगा आप देख रहे हैं। तो कभी भी स्त्री नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की नज़र में उनका पिता कमतर साबित हो। इसकी एक छोटा सा अंश मैं आपको, रिंकी मेरा विद्रोह, दूसरे में से पढ़ के सुना रही हूँ। यहाँ पर क्या है इस अंश में कि ऋचा की शादी हो गई है, ऋचा जा चुकी है, अब अकेली मम्मी है, शिवा मम्मी का नाम है, और ये रिंकी, और रिंकी नहीं वो कर पा रही है और विद्रोह कर देती है, अपने स्वभाव से परेशान रहती है। एक है बिना बात मूड ऑफ कर दिया, अपने की तो नहीं कोई बात नहीं, पर मम्मी का भी कर दिया, बस यही अखर जाता है बहुत। ऋचा मुझसे कहीं ज़्यादा समझती थी मम्मी को, इसलिए भभकने के पहले ही शांत कर देती थी।
ऋचा जब से ससुराल गई है मुझे बहुत बहुत अकेला कर गई है, शायद मम्मी को भी। ऋचा मेरे और मम्मी के बीच की अनिवार्य कड़ी थी। बीच की कड़ी खट से निकल जाए तो दोनों तरफ की कड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं, जैसे असहाय सी छिटक जाती हैं। वैसी स्थिति मेरी और मम्मी की हो रही थी। बात कुछ भी नहीं, कॉलेज से लौटी, हाथ मुंह धोकर फटाफट मम्मी के पास पहुंची और बोली, मम्मी मीता और सुलक्ष के साथ गॉन विद द विंड जा रही हूँ। और थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, इंग्लिश मूवी है जो तुम नहीं देखती। सुई से बटन पर आखिरी धागा टाक मम्मी बोली, पापा से पूछा था? नहीं। फिर क्या? तुमसे तो पूछ रही हूं। मैं तो कह दूंगी, पर फाइनल पापा पर ही डिपेंड करता है। बस उखड़ गई मैं। हद करती हो तुम भी, जैसे मैं मूवी देखने नहीं शादी करने जा रही हूं। बात घर के डिसिप्लिन की है रिंकी। छोटी या बड़ी कैसी भी बात हो, उनसे पूछना जरूरी है। ओहो, पापा ने कब डांटा या मना किया है? वे डांटते ही कब हैं? और फिर तुम तो हो ना। बस यही तो मुश्किल है, वे डांटते नहीं तो तुम लोग इसकी रिस्पेक्ट ही भुला दो। क्यों? अब लो, कब पूछ पापा जी की रिस्पेक्ट में कमी की मैंने मम्मी? और की भी तो जाने दो। लौट के जितना कहोगी उतनी रिस्पेक्ट कर दूंगी। ओके? मैं जाने को मुड़ी कि मम्मी की आवाज़ आई, रिंकी। मैं घूमी। हर बात मजाक में उड़ा देने की नहीं होती। पापा घर के पूज्य हैं, बड़े हैं। जाने क्यों मम्मी की बात इतनी कड़वी कभी नहीं लगी थी मुझे। मीता सुलक्ष पिक्चर हॉल के बाहर इंतजार कर रही होंगी सोचकर और भी बौखला पड़ी। क्या मजाक उड़ा रही हूँ बताओ? एक तरफ वैसा पिक्चर हॉल में इंतजार कर रही है, तुमसे जाने के लिए पूछा तो तोते की तरह पापा पापा रटे जा रही हो। हटाओ, नहीं जाती। झल्लाकर मैं सोफे पर उठन गई। एक क्षण को मम्मी बेहद दयनीय हो आई। मेरी झल्लाहट जैसे हल्के से उन्हें आतंकित सा कर गई। समझाती हुई बोली, मैंने ये तो नहीं चाहा था रिंकी कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो मम्मी, कुछ भी समझ में नहीं आता। बस एक चीज है बेहद अनचाही, और वही चाहिए तुमने। अपनी जिंदगी में तुमने हमेशा अपना ही अस्वीकार चाहा है। उनकी आंखों में एक जलजला आया था। मैं सहम गई थी। वे हंसकर पार कर गई थीं और अब बड़ी मृदु शांत सी आवाज में मुझे बहलाती कह रही थी, ठहर, ऋचा की तरह तेरी भी शादी कर देती हूँ। 1 साल में पता चल जाएगा कि घर और बच्चों के पीछे अपनी हार जीत का कितना होश रहता है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी कि बात कितनी सतर्कता से उल्टी गई है समझ न सकूं, पर जाने क्यों उन्हें कुरेदने का मन नहीं हुआ। फिर भी मुंह फट जो ठहरी, और जो कुछ मन में आया हर समय खटकता रहे, वो मुंह पर आज आए बिना रहता भी तो नहीं ना। उठते उठते कह गई, हाँ हाँ, हर समय धौंस देती हो, कर दो मेरी शादी। देख लेना, घर बच्चे बच्चों के बाप एक तरफ, रिंकी रायजादा एक तरफ। मैं अपनी तरह जीऊंगी, ठीक अपनी तरह। और ये 1 2 3 हियर आई एम ऑफ टू सी गॉन विद द विंड। पलटकर मम्मी को देखने से जबरदस्ती मैं खटाखट सीढ़ियां उतर आई। मम्मी ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा। अब इसके बाद का नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं घड़ी देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा महाराज संतोषी जी इज़ वॉचिंग, तो और मुझे नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा और बताती हूँ कि किस तरह लड़कियाँ सोचती हैं कि हमारे पापा हैं, हम इन पर हंस सकते हैं। अक्सर माँ बाप के गलत उच्चारण, गलत उस पर हंसते हैं, लेकिन पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना। और इससे भी मार्मिक तब होता है, बीच में एक कहानी आपको बता दूं।
ये बच्चियाँ छोटी हैं, बड़ी होती हैं। रिंकी खूब चंचल और मुँहफट है। इनके घर में एक मेहमान आता है, और वो आता है सिर्फ 1-1.5 दिन के लिए। लेकिन चूँकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उस समय रायज़ादा साहब रहते नहीं हैं, इसलिए उसे रुकना पड़ता है। और उनका नाम है रत्नेश। और वो जब रुकते हैं घर में, और उस समय रायज़ादा साहब नहीं होते हैं, तो इसलिए रुके हैं कि रायज़ादा साहब आ जाएं तो मिल के जाएँ। वो रायज़ादा साहब के मित्र के छोटे भाई हैं। तो लड़कियां देखती हैं कि ये अंकल बिल्कुल अलग हैं। वो बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील और बहुत कलात्मक किस्म के युवक हैं और व्यक्ति हैं, और बहुत ही संजीदे, बहुत ही शालीन। तो शिवा अंदर से ही, उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो उनको सूप भिजवा दे रही हैं या उनका ख्याल कर रही हैं, सब कर रही हैं। और जब रायज़ादा साहब आते हैं तो वो किस तरह मेहमान आता है, और मेहमान जब जाता है तो शिवा के पास कितना खालीपन छोड़ जाता है। उसे लगता है कि उसके अंदर की एक ज़रूरत पूरी हुई। लेकिन अंदर की एक ज़रूरत, संवेदना की एक ज़रूरत हर व्यक्ति की होती है, हर व्यक्ति के पास होती है। हर कोई हर व्यक्ति की हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता है। और जब जाता है तो थोड़े दिन और रुक करके, उसका एक बड़ा मज़ेदार सा सीन है, मैं आपको सुनाती हूँ। उसके बाद घड़ी देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा और इसको बता के आपको। वो आए हैं घर में, एक चीज़ और इस उपन्यास में है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी बताने के लिए, कि बाद में शिवा को, मतलब स्त्री अपने जीवन में, ज़्यादातर स्त्री ही, क्योंकि स्त्री भावुक होती है, संवेदनशील होती है, हमेशा दुधारी तलवार पर चलती है। खासकर जब शिवा को उसकी अपनी बच्ची होती है तो उसके लिए सबसे सुंदर उपलब्धि तो तब होती है जब ऋचा रिंकी दौड़ती हुई हॉस्पिटल में आती हैं और कहती हैं कि इसका नाम हम अपनी जोड़ी का रखेंगे, है ना, इसका नाम। तो ऋचा, रिंकी, रंजना ये करते करते आती हैं रत्ना, और वो रत्ना पर रुक जाती हैं बच्चियां दोनों। शिवा को बहुत अच्छा लगता है अपनी बच्ची का नाम रत्ना हो जाना। इसका एक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन अंशों में ज़्यादा समय चल जाएगा, इसलिए मैं एक छोटा, जो मैंने बताया कि पति के चरित्र वाला दिखा करके, और बाद में, हाँ, कहानी यही है कि बाद में रायज़ादा साहब को हार्ट अटैक हो जाता है। रायज़ादा साहब नहीं रहते हैं और ऋचा रिंकी दोनों का विवाह हो गया रहता है, और रत्ना बड़ी हो गई होती है। रत्ना भी शिवा की तरह पढ़ने में बहुत कुशाग्र, बहुत मेधावी, बहुत अच्छी है। रत्ना का मेडिकल में हो जाता है, और ऋचा रिंकी दोनों रत्ना को बहुत प्यार करती हैं। लेकिन जब रत्ना पैदा होती है तो शिवा कितना छटपटाती है अपने बच्चे को प्यार करने के लिए, लेकिन कहीं एक अदृश्य अंकुश उसके ऊपर है कि उसकी बहुत बड़ी परीक्षा है पूरे समय, कि कहीं से भी ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बच्ची को, इन बच्चियों से बड़ी होने पर भी नहीं जाहिर होना चाहिए। ऋचा रिंकी सोचती हैं, ऋचा सोचती है, रिंकी सोचती है, अलका प्रकाश जी नमस्कार, कि मम्मी हम लोगों को तो इतना कस के प्यार करती थी, रत्ना को कभी उस तरह प्यार नहीं करती, हमेशा एक दूरी सी बनाकर रखती हैं। तो अपनी कोख की पैदा हुई बच्ची से एक अनुशासनबद्ध दूरी बनाए रखना, और हमेशा जीवन का संतुलन कितनी बड़ी परीक्षा लेता है स्त्री से, और तब स्त्री एक सुंदर दुनिया रच पाती है। अब उसके लिए भी वही दुनिया
सुंदर होती है, ये मैं आपको बताऊं। तो ये इस उपन्यास में आया है। शायद यही वजह है कि मेरी पाठकों ने इसे इस तरह सर आँखों पे रखा है। यहाँ रत्नेश आया है, उसका मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। एक कोई दरवाजे पर हवेली के बाहर इकड़ी दुकड़ी एक पैर से उछलती रिंकी सहसा रुक गई। सधे कदमों से सूटकेस लिए बढ़ते एक सज्जन हमारे घर के ठीक सामने रुके। रिंकी पूछती है, किसे ढूंढते हैं? वे एक क्षण को चौंके, फिर शरारत से मुस्कुराकर बोले, जिसका घर है। हाजिर जवाब रिंकी ने दहला मारा, घर तो हमारा है। मैंने धीरे से डांटा, रिंकी ऐसे पूछते हैं? पर वे बड़ी सहजता से बोले, तो फिर आपके ही घर आए हैं। पर बड़ी सिग्ना से रिंकी के गाल थपथपाते हुए पूछा, डैडी हैं कि कारखाने गए हैं? रिंकी सिटपिटाई, ये तो खासे पहचाने लगते हैं। मुझे मौका मिला है अपनी काबिलियत दिखाने का। तपाक से बोली, बैठिए अंकल, पापा पंप पर गए हैं, मम्मी को बुलवाते हैं। ना ना, वे नहीं समझेंगी। ठहरो, फोन है ना, मैं फोन किए लेता हूँ तुम्हारे पापा को। तो इस तरह से तो वो आए, और उसके बाद मैं इतना सा पढ़ूंगी कि कैसे वो हाँ थोड़ा सा पढ़ती हूँ। राजदादा साहब आ गए, है ना। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट केशव ही सर्व कर रहा था। मैं, रिंकी, पापा और वो अंकल। पापा ने गुड मॉर्निंग भाई साहब का जवाब देते हुए पूछा, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? अब वो बीमार पड़ गए थे ना। ठीक हूँ बिल्कुल, दरअसल आपकी मिसेस का हृदय से आभारी हूँ। इतना ध्यान तो घर पर भी कोई नहीं दे सकता था। कहाँ हैं वे? क्या नाश्ता बाद में करती हैं? नहीं, अभी ये करती हैं। हम सब साथ ही करते हैं। हमारे यहाँ पर्दे वगैरह की बात नहीं है, और मैं तो इस मामले में बिल्कुल मॉडर्न हूँ। असल में आज हमारा महाराज नहीं है, तो शायद इसी वजह से। नहीं पापा, आज मम्मी का मंगल है ना, देर लगती है पूजा में। ओहो हो, लीजिए साहब, बच्चों को ज़्यादा पता है। दरअसल बिजनेस का झंझट तो आप जानते ही हैं। फिर अकेला हूँ, बड़ा बिजी रहना पड़ता है। पर वाइफ अच्छी मिल गई है, बड़े कायदे से सब संभाल रही हैं। वैसे मैं मुंह पर बीवी की तारीफ करने वाला नहीं हूँ। और जोर जोर से हो करके पापा हंसने लगे। अंकल बोले, लगता है काफ़ी रिलीजियस माइंडेड हैं। कहा ना, बिजनेस के हिसाब किताब में ये सब देखने सुनने की फुर्सत कहाँ है। वक्त पर गर्म खाना, साफ कपड़े मिल जाए मर्द को, बस खुश। वैसे ये सब तो मैं औरतों का ढकोसला ही मानता हूँ। कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, पर पूजा पाठ के मायने में वही पुराने संस्कार। इससे ज़्यादा जानने की कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मंदिर जाना है, जाओ भाई, ड्राइवर से कह दिया। वैसे मेरी श्रद्धा थोड़ा बहुत, यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, वहीं है। कभी कभी मन में आया तो ड्राइवर से गाड़ी रुकवा करके हाथ जोड़ लेता हूँ। कोई नियम नहीं औरतों की तरह। पापा अपनी मर्दानगी पर फिर हंसे। तुम पूजा नहीं करती रिचा? अंकल ने मुझसे पूछा। नहीं, बड़े होकर करेंगे हम लोग, जब मम्मी बन जाएंगे, रिंकी बोली। सारे लोग जोर से हंसने लगे, तो रिंकी की उटपटांग बात मैंने संभाली। नहीं अंकल, अभी मम्मी ही हम लोगों के लिए प्रे करती हैं। हम अभी अगर ठीक से पढ़ाई करें और मम्मी डैडी का कहना माने तो वही पूजा में शामिल हो जाएगा, ऐसा मम्मी कहती हैं। वेरी गुड। सबके साथ अंकल भी नैपकिन रहते उठ गए। हाँ, इतना और सुन लीजिए,
फिर आपको शिवा का सुनाऊंगी। दोपहर में खाने के समय पापा ने परिचय कराया, माई वाइफ रत्नेश माथुर। उन्होंने बड़ी सौम्यता से हाथ जोड़ दिए। मम्मी ने मृदु लेकिन संयमी स्वर में कहा, बैठिए, कैसी तबीयत है आपकी अब? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपने खुद तबीयत ठीक न रहते हुए भी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। किसने कहा आपसे? मम्मी हैरान होकर बोली। आंखें चुराती रिंकी पर मम्मी की नज़र टिकी तो अंकल मुस्कराए। रिंकी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। क्यों रिंकी? दरअसल आप शक्ल से कुछ कमज़ोर सी लगी थी, शायद मेरा वहम हो। शक्ल की बात पर पापा खूब खुश होकर हंसने लगे। बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने, ऐसी शक्ल वाली बीमारी ही इनको हुई है। और जोर जोर से हंसने लगे। मम्मी संकुचित हो कटोरियों में सब्जी निकालने लगी। असल में उस समय शिवा प्रेग्नेंट रहती है। शाम को अंकल अपने बिजनेस के काम के बाद लौटे तो रिंकी दूर से चिल्लाई, आज 4 सम्स करने हैं अंकल। अंकल हंसे ही थे कि पीछे से मम्मी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, रिंकी पहले सम्स खुद लगा के देखो, नहीं आए तब पूछना। फिर अंकल की तरफ घूमकर मृदु स्वर में बोली, कहिए कैसा रहा आपका दिन, चाय भिजवाऊं? अगर चाय मिल सके तो बड़ी कृपा होगी, सारे दिन में बुरी तरह थक गया। मम्मी धीरे से हंसी, कृपा वगैरह की बात हो तब तो कुछ खाने को भी भिजवाती हूँ, आप ज़रूर भूखे होंगे। उन्होंने संकुचित होते हुए ईमानदारी से कहा, आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया है। मैं असल में बाहर का खाना ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। बहुत अच्छी आदत है। वाह, तब तुम पापा को क्यों नहीं मना करती? अंकल हमारे पापा तो खूब खाते हैं, फिर खा खा कर तबीयत खूब खराब कर लेते हैं, तब मम्मी की आफत आती है। जानते हैं उनके पेट में गैस बनती है, गैस। मम्मी वो कौन सा त्योहार था जब पापा ने 10 गुलाब जामुन खा लिए थे और उनका पेट बिल्कुल गैस का गुब्बारा बन गया था और तुम डॉक्टर अंकल को फोन कर करके परेशान हो गई थी। मम्मी पहले तो परेशान हुई पर बाद में हंसती हुई बोली, इन्हें खाने का शौक है। देखिए यही जो मैं आपसे कह रही थी ना कि कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि उसके पति को लेकर के कभी इस तरह की बात बाहर हो। तो एक तो मैंने आपको जो अपना बताया कि जो इस उपन्यास जब छपा था तो बहुत से लोग, मैं थोड़ी प्रतिक्रिया बता के फिर अंतिम वो पढ़ दूंगी। एक छोटा सा शिवा का अंश आपको ज़रूर पढ़कर सुनाऊंगी। और उसके बाद कि मैं यहाँ मुंबई की SNDT यूनिवर्सिटी में गई हूँ और एक लड़की मेरा रास्ता रोक लेती है, कहती है, मैडम आपसे कुछ कहना है। अनीता मंदा जी नमस्कार। और मैं कहती हूँ कहिए। कहती, आपने शिवा को अपने लिए जीना क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि वो इतनी मर्माहत हो जाती हैं शिवा के चरित्र को पढ़कर। रात भर मेरे संधि पत्र ख़त्म करने के बाद मेरे पास डॉक्टर आनंद कुमार शुक्ला, मिसेस शुक्ला का फ़ोन आता है, सूर्यबाला जी मैं सारी रात मेरे संधि पत्र पढ़ती रही, सो नहीं पाई, आपसे एक शिकायत है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा, उदय भानु पांडे जी नमस्कार, आपको हमेशा सुनती हूँ मैं। तो वो कहती है, भाई शिवा के लिए कुछ करिए। एक पाठिका रचनाकार से, लेखिका से कह रही है, शिवा के लिए कुछ करिए। मैंने हंस के कहा, क्या करूं? उन्होंने कहा, उसको रत्नेश के साथ ही चली जाने दीजिए, क्योंकि कहानी में रायजादा साहब की मृत्यु हो चुकी है, शिवा अकेली हैं और रत्नेश आते हैं और रिंकी और ऋचा दोनों बहुत तरह तरह से संकेत करती हैं अपनी माँ को। जानती हैं कि माँ के मन में रत्नेश अंकल के लिए और रत्नेश अंकल के मन में माँ के लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत संवेदना है और स्नेह भी। और ये दोनों अगर एक साथ हो जाए तो हमें भी अच्छा रहेगा। लेकिन रश्मि जी नमस्कार, मोहम्मद ये मनमोहन, अरे सरल जी देख रहे हैं, सरल जी आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा, नमस्कार। लेकिन ये शिवा तैयार नहीं होती है। क्यों नहीं तैयार होती है? इसके लिए भी मुझसे लोगों ने पूछा कि शिवा क्यों नहीं तैयार है।
तो मैं कहती हूँ कि अगर शिवा तैयार हो जाती ना, तो ये एक फॉर्मूला उपन्यास हो जाता, एक फॉर्मूला कहानी हो जाती। और जीवन में कागजी लड़ाइयाँ या कागजी चीज़ें जीवन में नहीं चला सकती हैं। तो मैं कभी अपनी कहानियों में कागजी लड़ाइयाँ या फॉर्मूले को नहीं आने देती हूँ। जो तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी, कि हमारे चरित्र हमारे वश में नहीं होते हैं। हमारे चरित्र स्वयं अपनी एक स्वायत्तता गढ़ लेते हैं और अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो बहुत कहा शिवा से, लेकिन शिवा मानी ही नहीं करी। एक और आपको बताऊं इस उपन्यास को लेकर कि बहुत से लोगों ने उस उपन्यास के चरित्रों के आधार पे अपने बच्चों के नाम रखे। मुझसे कहा बाद में कि मैंने अपनी बेटी का नाम ऋचा रखा। ऋचा तो बहुत से लोगों ने रखा, मैंने अपनी बेटी का नाम रिंकी रखा, सिर्फ इस उपन्यास की। किसी ने कहा कि मैं इस उपन्यास को अपने सिरहाने रखकर सोती हूँ। खैर, बहुत ज़्यादा बातें हैं और पढ़ने वाले भी भावुक होते हैं, यह आवश्यक नहीं है। बहुत से लोग सीधे कहते हैं कि विरोध कुछ नहीं कहती। तो मैं एक अंश पढ़ूंगी और वो है इसके, जब रत्ना पैदा होती है वो, और एक इसके अंतिम बस। ये अंत में अंतिम अध्याय है और शिवा सोच रही है। यह एक समूचे जीवन का शिलालेख, क्योंकि वो रत्नेश को मना कर चुकी है और ना कर चुकी है, उस हवेली में अकेली है। यह एक समूचे जीवन का शिलालेख अभी अभी इस तेज धार में बहाकर किनारे बैठी अकेली सुस्ता रही हूँ। देख रही हूँ सामने बहती इस जीवन की निर्बाध धारा को। इस धारा की बस एक चीज मेरी अपनी थी, गहराई। मैं इस धारा में अपनी फूलों से भरी पिटारियां लिए तैरी कभी नहीं, बस डूब डूब कर इसे और अपने आप को थाहती रही। सुनती हूँ धारा के गहरे तल में सच्चे मोती मिलते हैं। कब कैसे अनजाने मेरी अबोध हथेलियों से ये मोती छूटकर धारा की तलहटी में जा गिरा, कुछ पता नहीं। अब ये देखिए, ऋचा पैदा हुई है तब, हाँ यहाँ, कब कैसे अनजाने मेरी अबोध हथेलियों से ये मोती छूटकर धारा की तलहटी में जा गिरा, कुछ पता नहीं। पता चलता भी कैसे? भाग्य का पिटारा खुला ही था कुछ ऐसे चमत्कार के साथ कि आतिशबाजी की तरह झिरझिराती सुख संपदा मेरा छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगी थी। जब तक मैं सुध-बुध खोती सी आंखें फाड़े देखने समझने की कोशिश करती, चारों ओर से घेरे उत्सुक दुनियादार निगाहें मुझे दुलार भरी सीखों, हिदायतों और सुझावों से बांधने लगी थी। धन, स्वामित्व, पत्नीत्व और सबसे बढ़कर ससुराल की देहरी पर ही मिलने वाला मातृत्व। जैसे लोगों को सचमुच विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मेरी दुर्बल काया इतने बड़े सुख सौभाग्य को संभाल पाएगी। डोली में बैठने तक ये अपनत्व भरी सीखें इस तरह मुझे पिलाई जा चुकी थी कि मुझे लगने लगा था कि मैं बरसों से माँ हूँ, पत्नी हूँ, एक भव्य शीश महल की स्वामिनी हूँ और कुछ नहीं। मतलब जो कुछ थी, तब से अब तक भाग्य की इन अलग अलग रत्नों की दुकान लगाए ही बैठी रही और सब अपने अपने बांट लेकर आए और जिसने जो चाहा उसे तौल कर उसका हिस्सा उसे बांटती चली गई। और अब आखिर में मेरी दुकान बंद करने का समय आ पहुंचा है। दुकान बंद करने का एहसास जब लगे कि अब अपने पास बेचने, तौलने, बांटने को कुछ नहीं है, सब कुछ सौंप दिया, तभी एक वाक्य वीराने में मेरी धीमे से थकी मुदी पलकों को सहला रहा है। साथ तो बहुत कुछ रख दिया है।
ये वो वाक्य है जो रत्नेश जाते समय शिवा से कहता है, और ये वाक्य शिवा संभाल कर रख लेती है। हंसी आती है। जब यह वाक्य शुरू में कहा गया था तब भी स्वयं से ही पूछा था, इतना क्या है मेरे पास तुम्हारे साथ देने के लिए? कभी अपने पास कुछ रखने की आदत नहीं, खाली खाली रहना ही मुझे अच्छा लगता है। पहले कहा ना, मेरे पास कोई आकाश नहीं था, न मैं किसी दंड संहिता से नहीं डरती, किसी न्यायालय में जाने से नहीं हिचकती। पूरी अंतश्चेतना से स्वीकारती हूँ कि आकाश का वो पतंगी टुकड़ा अभी तक मेरे पास सुरक्षित है। आकाश का वो सतरंगी टुकड़ा, रत्नेश का वो वाक्य, जब जब ज़रूरत पड़ेगी प्रमाण के तौर पर पेश कर दूंगी अपने अपराध का प्रमाण। ओह, जीवन भर की पुण्य परंपराओं को ठुकराती एक अपराधिनी उपलब्धि। 6 महीने बाद कुल 8 घंटे की वय वाली कुलबलाती मेरी अपनी शिशु कन्या। इसका नाम क्या रखेंगे मम्मी? हमारे और ऋचा के जोड़े का होना चाहिए ना मम्मी? हाँ, वे अखबार पलटते बोले थे। दोनों ने सोचा उंगलियों पर गिनना शुरू किया। ऋचा, रिंकी, रीता, रंजना, रचना, रत्ना। ये शब्द नहीं, हठात जैसे किसी ने एक ताज़ा महकता गुलाब तोड़कर मेरे पास फेंका हो। तुम्हें रत्ना अच्छा लगा ना मम्मी? जो रिंकी बेटी को अच्छा लगे वही मम्मी को भी पसंद है। अखबार की सुर्खियों पर टिका चश्मा मेरी ओर पलटा था, रायजादा साहब का। मैंने उस समय नन्ही बच्ची को नहीं, अपनी नन्ही बच्ची को नहीं, उस पर झुकी दोनों बेटियों को दुलारा था। चश्मा आश्वस्त होकर सुर्खियों पर टिक गया था। बस इतना आपको और सुनाऊंगी। हाँ, ये बड़ा अच्छा है कि जो उसको इतने कप मिले थे, इतनी शील्ड, इतने पुरस्कार उसकी माँ उसको दे रही है शिवा को, वो कुछ भी नहीं ले जा रही है। ओहो, आपने भी अपनी बेटी का नाम ऋचा रखा? चलिए, थैंक यू। उदय भानु जी कह रहे हैं। अच्छा, अब ये फ्लैशबैक में कह रही है ये शिवा, और समाप्त हो रहा है ये मेरा कार्यक्रम। शुरू में ही सेठानी माँ की अनुभवी दृष्टि को समझने लगी थी कि इसमें मुझे इस ऐश्वर्यपूर्ण वर्तमान के प्रति सम्मान जगाना होगा। न उन्होंने कभी मुझे डांटा फटकारा नहीं, न मेरी निम्न मध्यवर्गीय अयोग्यताओं के लिए मुझे दोषी ठहराया। वे भली भांति समझती थीं कि कीमती वस्तुओं की परख भी सानिध्य से आती है, इसलिए वे धीरे धीरे उदार एवं चौकन्ने भाव से मुझे तराशने सुधारने में लग गईं। उनके अनुभवी निर्देशों के बीच मुझे राय हवेली की खानदानी रईसी के अदब कायदों, रहन सहन और तौर तरीकों की शिक्षा मिलने लगी। दूसरी बार ससुराल आने लगी तो अम्मा ने झाड़ पोंछ कर एक और इकट्ठे किए सर्टिफिकेट, शील्ड्स, कप्स और प्राइज में मिली किताबों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, ले जा अभी अपनी गृहस्थी। देख देख कर मेरा मन और कचोटता है रे। इन सारे खटारे के साथ जुड़ी एक एक घड़ी मुझे रुलाती है बेटा, तेरी अम्मा को। उनके आंचल का कोना भीग रहा था। कभी एक दिन भी चैन से न बैठी होगी तू। डांस, ड्रामा, दौड़ कूद और तो और इतनी सी थी मरी, तब से भाषण जाने क्या देती कि बड़े बड़े चमचमाते कप किताबें लिए लौटती। कभी इस उम्र वाली और लड़कियों की तरह न साज श्रृंगार किया तूने, न लंबे लंबे बालों की ऐसी चोटी गूंथ ली, आंचल कंधे तक खींच लिया। बस स्कूल से लौटी तो भी अपनी किताबों की दुनिया। मेरे पास बैठने की तुझे फुर्सत कहाँ थी? होती तो बस मेरी बीमारी में। तब भी काम छोड़कर ना बैठती, सिरहाने बैठे किताब पढ़ते पढ़ते ही मुझे दवा देती, फिर चूल्हा फूंकती। चल, तेरी तपस्या सफल हुई। ले जा इतने हुलास से इकट्ठी की अपनी ये सारी चीज़ें, तेरी सास निहाल हो जाएंगी।
बहू की विद्या बुद्धि देखकर। सभी कहते हैं सेठानी माँ तुझ पर जान छिड़कती है, ले जा बेटा, वहीं सजेंगे अब तो ये सब। अम्मा सामने रखा बड़ा सा सिल्वर प्लेटेड कप ऐसे सहलाने लगी जैसे मेरा माथा हो। मैं अभिभूत सी अम्मा को देखती सुनती रही। अवसाद और भी गहराया था। फिर धीरे धीरे तरल आंखों में एक भरपूर हंसी डुबोकर बोली थी, वही मतलब अम्मा, एक रसोई में, एक भंडारे में, एक लॉकर में, एक चाबी के गुच्छे में? चुप कर। मेरी भरी पूरी हवेली का एक खंड चित्र ही अम्मा को दीप्त गदगद कर गया था। बार बार लॉकर चाबी के गुच्छे का नाम न ले, लोगों की आंखों में चढ़ जाएगा। जाने कौन मेरे संचित पुण्य थे जो तुझे इस रूप में देख पा रही हूँ। देखिए माँ बाप कितने खुश हैं, उनको कुछ नहीं पता अपनी बेटी की ज़रूरतों का। नहीं तो सपने में भी तुझे भला ऐसा घर। शेष सब उनके गले में ही रुंधा रह गया था। ड्राइवर को बुलाऊं, रखवा ले ये सारी चीज़ें। अरे नहीं अम्मा, रहने दो अभी। मैं जल्दी से कहकर चुप सी हो गई थी। अम्मा बकर बकर मेरा मुंह देखने लगी कि कैसे अपने प्राण से भी प्रिय इन निशानियों को छोड़े जा रही हूँ मैं। हाँ, अम्मा की उन हैरान आंखों के लिए मैं कोई समाधान नहीं जुटा पाई। नए घर, पति, बच्चों के प्रति दायित्व, कर्तव्य निभाने में ही उलझी दिखने की कोशिश करती। बातें भी वही कुछ अकेले, और यही सब बातें अम्मा से करती। अकेले ही इतना बड़ा कारखाना संभालते हैं, पेट्रोल पंप देखते हैं, जमीन जायदाद देखते हैं, आते जाते थक जाते हैं ना। और दोनों बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, नौकर चाकर बड़े अच्छे हैं। बस इसके बाद की सीमा में खुलने वाला अपने अंदर का दरवाज़ा मैं माँ के सामने भी बंद रखती। उस पर हमेशा एक तख्ती लगी होती, अंदर आना मना है। हर स्त्री के अंदर आंतरिक प्रकोष्ठ के बाहर एक दरवाज़ा होता है। कब उस दरवाजे को खोलकर अंदर का कितना कुछ चुपचाप झाड़ती बुहारती रहती कोई जान न पाता। सो जनरल नॉलेज टेस्ट, इंटर कॉलेज डिबेट्स, एनुअल डे के ड्रामे और वसंतोत्सव के नृत्य, इन सब की हंसती खिलखिलाती स्मृतियों से भरा पूरा अतीत एक झटके से किसी अंधी गुफा में ढकेल कर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस अतीत को जिसमें बोर्ड की परीक्षा में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंक लाने पर नीरा दी ने मुझे अम्मा की तरह ही अपनी वत्सल बाहों में भरकर मेरा माथा चूम लिया था और विभोर सी सारे दिन टीचरों को मेरे नंबर बताती रही थी। वार्षिकोत्सव पर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल की शील थमाते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में विशिष्ट अतिथि ने अपनी माला मुझे पहना दी थी और शाबाशी दी थी। फाइनल की फेयरवेल पार्टी प्रीवियस की शुभदा राजे ने मेरा टाइटल पढ़ा था। मेरा टाइटल था आलोकमयी। सारा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा था और अंत में बड़ी दीदी यानी हेडमिस्ट्रेस ने मेरी तरल आंखें पोंछकर कंधे से लगकर आशीर्वाद दिया था, बी हैप्पी माई चाइल्ड, वी विल बी प्राउड ऑफ यू। अधूरा आशीर्वाद उनकी भर्राई आंखों के बीच फंसा रह गया था। और भी नहीं, और भी सुनिए। संगीत के औपचारिकता से परे विश्वास राव जी ने मुझे एक और बुलाकर बोले थे, संगीत की प्रैक्टिस बराबर करती रहना। संगीत ईश्वर का वरदान है, जब चाहे मेरे घर आकर सीख सकती हो। फीस की फिक्र मत करना। फीस की कोई बात नहीं, नहीं तो कहो मैं घर पर ही तुम्हारे किसी शिष्य को भेज दिया करूंगा। अभ्यास मत छोड़ना। कुछ क्षण रुककर मेरे सिर पर हाथ फेरा था विश्वास राव जी ने। सुखी रहो। घोषदा कहते, आर्ट्स कॉलेज में आज रोमांटिसिज्म पर सेमिनार है। मेरे गुरु प्रोफेसर नाटकर्णी भी बोलेंगे। बाहर वालों के लिए मना है, पर तुम्हारे लिए मैंने कह दिया है, तुम चली जाना। उनकी दृष्टि मुझ पर टिकती हुई। वर्ड्सवर्थ की प्रकृति पूजा मुझे विभूत करती,
शैली की वेदना में मैं एक नशीली कशिश महसूस करती और किड्स की सौंदर्य भावना मुझे जीवन के प्रति आस्थावान करती। लूसी ग्रे मेरी चिर सहचरी थी। एक बड़ी अच्छी सी कहानी है वेदना में वर्षद की। टेस ऑफ द डरबरविल बड़ा पैथेटिक, बड़ा वैसा उपन्यास है जो पहले कोर्स में था, रहा करता था अंग्रेजी में। टेस मेरी मानस यात्रा की सहयात्रिणी थी, लेकिन मेरा दायरा इतना ही संकुचित नहीं था। संसार भर के इतिहास, पुरुष, योद्धा, कलाकार और दार्शनिक, कोई मुझसे छूटा नहीं था मेरी जिज्ञासु मनोवृत्ति से। बस इनके कृतित्व का विश्लेषण करते रहना और व्यक्तित्व की कल्पना में डूबे रहना मेरी हालती थी। लड़कियां हंसती, उससे बोलो मत, अभी उसकी सोक्रेटिस से विवाद हो रहा है उसका। अरे लेकिन अभी वो लिंकन से मानसिक दास्ता की बात कर रही है, मानसिक दास्ता पर सुझाव ले रही है, उसको नहीं जानती। मेरे लिए बिना मशाल की जोन ऑफ आर्क और गार्गी इन शलवार दोनों मेरी बहुचर्चित उपाधियां थीं। बड़े अपनत्व से लड़कियों ने मुझे हंसी हंसी में दी थी। शनिवार को हाफ डे के बाद सभी लड़कियां नियमित रूप से रॉक्सी या नॉवेल्टी की ओर जाती तथा मैं और प्रीवियस की शुभदा कल्चरल सोसाइटी में होने वाली स्पीच सुनने जाते। दूसरे दिन पारुल हंसती, वाह कमाल का था हमारी सिनेमा का हीरो कल का रोमियो। और गार्गी, तुम्हारे याज्ञवल्क्य कैसे थे? वही शहर, वही सड़कें, वही गलियां, चौराहे, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल दूसरी भूमिका के साथ जा रही हूँ। दूसरे दिन चरण सिंह ड्राइवर ने शायद सेठानी माँ से कहा था, बहू जी की माँ इनके इनाम, इनके तमगे वगैरह दे रही थी, बहू जी लाई नहीं। उनकी आंखों में एक प्रश्न सिकुड़ा था, सेठानी माँ की आंखों में। फिर बड़ी बुजुर्गियत से हंसती हुई बोली थी, अच्छा किया नहीं लाई, यहाँ लाकर क्या करेगी उनका? बचपन के खेल खिलवाड़ और खिलौनों का अब काम ही क्या? अब बहू को बच्चों और घर गृहस्थी से फुर्सत कहाँ मिलेगी? किताबें पढ़ने की और कप पोंछने की वे हंसी। ये अलमारियाँ देखो, इसमें सजे सजाए चांदी के कप तश्तरियों से भरी हैं ये अलमारियाँ। चांदी के कप, गिलास, कटोरे, इत्रदान। अब कलई वाले कपों की जरूरत ही क्या? और गार्गी ने चुपचाप शास्त्रार्थ में अपनी हार स्वीकार कर ली थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे अर्पण जी ने ये छूट दी थी कि आप बात पूरी करके ही उठेंगी, इस तरह नहीं, आप समय की चिंता मत करिएगा, इसलिए मुझे थोड़ी छूट मिली और मैंने आपको अपने इस पहले उपन्यास की पूरी कहानी और उसके बाद आपको बता दें कि ये सभी लेखकों से मेरा कहना है कि देख लीजिए, पाठक, ये सारा श्रेय पाठकों को जाता है, माउथ टू माउथ, मुंह के मुंह में। ये उपन्यास तो राजकमल ने अभी पिछले साल ये प्रकाशित किया है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके पहले कहीं कहीं मेरे पास ईमेल आते कि आज मेरा बहुत सुंदर दिन है क्योंकि मेरे जन्मदिन पर मेरे बेटे ने आपका उपन्यास पता नहीं कहाँ से ला करके मुझे प्रेजेंट किया है। तो मैं वही लेखकों से कह रही हूँ कि एक ऐसा पाठक, एक ऐसी प्रतिक्रिया, एक ऐसी प्रशंसा भी हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार, वरदान होती है। और डॉक्टर चंद्रकला त्रिपाठी हो, दूसरी, उन्होंने कहा है कि नहीं, शिवा को कमज़ोर या उसकी बात नहीं है, ये शिवा का अपना निर्णय था कि मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, मेरे सामने ये चुनौतियां हैं, चुनौतियों को हम नहीं झेलेंगे। ये चुनौतियां सामने, इन पर हम कैसे निर्णय लेते हैं, किस विवेक के साथ। और ये मैं स्त्री की ये भी एक सामर्थ्य मानती हूँ कि जिसमें सामर्थ्य होगी वही ये चुनौतियां स्वीकारेगा।
वही जीवन में ये परिवर्तन लाएगा और वही ये इस तरह की मोड़ों को सही रास्ते की तरफ ले जा सकेगा। और तो इसमें बहुत कुछ और है, मैंने इसके सिर्फ कुछ अंश थोड़े से जितने हो सके सुनाए। फिर से जन सुलभ पुस्तकालय का, अर्पण जी का, आप सबका आज 43 साल बाद इस उपन्यास को पढ़ करके और सुना के आप लोगों को मुझे वो सुख मिला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पण जी, आपसे भी मैं अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।